Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of 9th class. Hope you all are fine. Today is 9th May and the day is Saturday. आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर जो डिलीवर होने जा रहा है वो सब्जेक्ट इंग्लिश का है और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जेरेंट्स। अब स्टूडेंट्स जेरेंट्स हमें देखना है कि ये ग्रामेटिकली हमारे सेंटेंस में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। हम इसमें हम पहले ये देखेंगे कि इसको हम बनाते कैसे हैं, कैसे हमें आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारे पास सेंटेंस में जेरेंट है। फिर हम फंक्शन देखेंगे कि ये हमारे पास सेंटेंस में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। फिर हम जेरेंट्स के यूजेस देखेंगे कि जेरेंट हमारे पास किस तरह से हमारे सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है और किस तरह से हम जेरेंट्स को अपने जुमले में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जेरेंट की तरफ जाते हैं, डेफिनेशन की तरफ। तो जेरेंट बेसिकली इज नोन एज वर्बल नाउन एज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड। तो जो बेसिक हमारे पास इसका जो बेस है ये हमारे पास वर्बल नाउन है, ये हमारे पास वर्ड से डिराइव हो रहा है। तो जो हमारे पास इसके बाद क्या फॉर्मेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस आईएनजी, यानी वर्ड के साथ सेंटेंस में जो भी आपके पास वर्ड आ रहा है उसके साथ अगर आपके पास आईएनजी हो तो वो आपके पास जेरेंट बन जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास फंक्शन है, ये आपके पास नेचर जो आइडेंटिफिकेशन होती है आपके पास नाउन की जेरेंट की, वो आपके पास इसके फंक्शन से होती है। जेरेंट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ नाउन इन द सेंटेंस, कि होता तो ये आपके पास वर्ब है, हम कहते हैं कि ये वर्बल नाउन है, ये वर्ब से डिराइव हो रहे हैं, लेकिन जो इसकी मेजर आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि जुमले में नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, यानी ये वर्ब नहीं होता जुमले का, ये जुमले का नाउन बनकर सामने आता है। तो हमारे पास अगर हम यूसेज की तरफ हम मूव करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट आता है इसका यूसेज जेरेंट्स एज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जेरेंट को किस तरह से एज ए सब्जेक्ट हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास फर्स्ट एग्जांपल आती है ड्राइविंग इज माय हॉबी। अब देखिए ड्राइविंग का आपके पास जुमले में सब्जेक्ट है, जिस चीज के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जुमले में वो आपके पास सब्जेक्ट है। ड्राइविंग इज आपके पास आ गया हेल्पिंग वर्ब, माय आपके पास आ गया प्रोनाउन और हॉबी आपके पास आ गया है जुमले में अगेन नाउन भी है। और इसमें आपके पास देखिए ड्राइविंग जो है आपके पास फर्स्ट वर्ड जो है ड्राइविंग आपके पास नाउन किस तरह से बन रहा है। अब देखिए अगर ये वर्ब होता तो इसने इसके बाद आना था। आपका मेन वर्ब कभी भी हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा बाद में मेन वर्ब इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ड्राइव मेन वर्ड है और अगर हम वैसे वर्ड देखें ड्राइव, अगर हम इस वर्ड को देखें ड्राइव तो ये क्या है, ये आपके पास वर्ड है, लेकिन यहाँ पर ये हम कहते हैं कि ये वर्ड नहीं है। ये क्यों वर्ड नहीं है, क्योंकि ये आपके पास हेल्पिंग वर्ड से पहले आ गया। किसी सूरत में हेल्पिंग वर्ड से पहले आपका वर्ड नहीं हो आ सकता, तो ये आपके पास नाउन है। सेकंड है कि आपके पास स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगेन वही केस आपके पास चल रहा है, आपके पास नाउन पहले आया फिर हेल्पिंग वर्ड आया। तो हेल्पिंग वर्ड के अगर बाद में ये स्मोकिंग का वर्ड हम यूज कर रहे होते तो उस सूरत में ये आपके पास वर्ड बन जाता, लेकिन ये स्मोकिंग आपके पास वर्ड से पहले आ रहा है तो ये आपके पास नाउन बन गया। नेक्स्ट है कि आप हमारे पास इसकी जो सेकंड है यूसेज हमारे पास जेरेंट का, वो है जेरेंट्स एज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जेरेंट हमारे पास जुमले में एज एन सब्जेक्ट भी यूज हो रहा है, जेरेंट को हम एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल करें। अब ये इस्तेमाल किस तरह से हमारे पास होता है, एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। ही लाइक्स ड्राइविंग, वो ड्राइविंग पसंद करता है। अब देखिए इसमें ही आपके पास है आपके जुमले का सब्जेक्ट, लाइक से आपके पास जुमले का वर्ब, देन जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है ड्राइविंग वो आपके पास नाउन भी है और ये आपके पास जुमले में एज एन जेरेंट फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। आपके पास देखिए यहाँ पर हमने ऊपर वाली जब एग्जांपल्स देखी थी ड्राइविंग इज माय हॉबी, इसमें हमने कहा था कि आपके पास जो ड्राइविंग है वो हेल्पिंग वर्ड से पहले आया है तो इसलिए ये हमारे पास जेरेंट है। अगर ये वर्ड का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता तो इसमें हेल्पिंग वर्ड के बाद आना था। तो यहाँ पर जो नीचे वाली एग्जांपल है इसमें आप देखते हैं कि आपके पास जो मेजर वर्ब है वो है लाइक्स, ये आपके
नाउन बना रहे होते हैं। जैसे आपके पास देखिए स्विमिंग पूल, स्विमिंग आपके पास, स्विमिंग पूल मिलकर आपके पास ये जेरेंड बना रहे और ये आपके पास नाउन फ्रेज भी बन जाता है। नेक्स्ट है आपके पास रनिंग शूज, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस, स्विमिंग पूल, रनिंग शूज ये आपके पास कंपाउंड नाउन है और ये जेरेंड को इस्तेमाल करते हुए कंपाउंड नाउन बन रहे हैं। कंपाउंड नाउन क्या होता है कि जब दो वर्ड्स मिलकर एक ऑब्जेक्ट को नाम दे रहे होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट, उसको जो दिया जाने वाला नाम है वो आपके पास कंपाउंड नाउन कहलाता है। तो यहाँ पर भी आप देखें, जब हम कहते हैं स्विमिंग पूल, वर्ड्स तो यूज हो रहे हैं, हम इंग्लिश के दो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम एक ऑब्जेक्ट को नाम दे रहे हैं। हमारे जब हम बोलते हैं स्विमिंग पूल तो हमारे जहन में पीछे एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम नाम दे रहे हैं। रनिंग शूज हम कह रहे हैं, जॉगिंग शूज हम बोल देते हैं। तो हमारे जहन में जो पीछे एक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है जिसको हम नाम देने के लिए हम ये दो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट एक है। तो जब दो ऑब्जेक्ट मिलकर एक चीज को नाम दे रहे हैं तो वो आपके पास कंपाउंड नाउन कहलाएगा। और जो आपके पास वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं कंपाउंड नाउन को बनाने के लिए, रनिंग, स्विमिंग, ड्राइविंग, ये आपके पास जेरेंड है। फोर्थ एग्जांपल हमारे पास आती है जेरेंड विद प्रीपोजिशन। जेरेंड्स को किस तरह से हम प्रीपोजिशन के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं उसका यूसेज हम देखेंगे। देयर आर सम स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस विद व्हिच वी मोस्टली यूज जेरेंड्स। कुछ ऐसी प्रीपोजिशंस होती हैं जिनके साथ हम ज्यादातर जेरेंड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने जुमले में क्लियर मतलब कन्वे करने के लिए, प्रॉपर मीनिंग, प्रॉपर सेंस कन्वे करने के लिए हम जेरेंड का सहारा लेते हैं। इस तरह आपके पास एग्जांपल है, माय फ्रेंड इज गुड एट ड्राइविंग। एट ड्राइविंग, एट ड्राइविंग आपके पास जेरेंड है, ड्राइविंग आपके पास जेरेंड है वर्ड। एट ड्राइविंग ये आपके पास मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बन रहा है, क्योंकि ये जेरेंड को आपके डिस्क्राइब करने के लिए आपने पीछे इसके साथ में प्रीपोजिशन लगा दी। नेक्स्ट है कि यू कैन गेट गुड मार्क्स बाय वर्किंग हार्ड। अभी बाय वर्किंग हार्ड है, तीन वर्ड्स मिलकर आपके पास एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये आपके पास बाय वर्किंग हार्ड है, ये जेरेंड है। नेक्स्ट है हमारे पास जेरेंड नोन एज एक्टिविटी। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास हमने किसी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करना होता है और हमारे पास उस एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए कोई प्रॉपर वर्ड नहीं होता, तो हम वर्ड के साथ में आईएनजी लगाकर अपनी उस एक्टिविटी को कोई नाम दे देते हैं। जैसे हम बोलते हैं शॉपिंग, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग टुडे। अब शॉपिंग के लिए जाना, चीजें खरीदने के लिए जाना, इसके लिए कहीं और हम कोई और वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास इंग्लिश डिक्शनरी में कोई और इस तरह का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता जो हम इस एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह से हमारे पास सेकंड एग्जांपल है चैटरिंग, बातें करना, गॉसिपिंग। ये भी आपके पास चैटरिंग, गॉसिपिंग, शॉपिंग, ये सब, ये तमाम आपके पास जेरेंड्स है। ये आपके पास एक्टिविटी को नाम देने के लिए हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। हमारी आज की जो डायरी है वो है, आपने जो घर पे काम करना है, राइट जेरेंड्स विद 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ योर ऑन योर कॉपीज। आपने इन तमाम टाइप्स के साथ, इनको लिखने के बाद आपने इनकी 5 और एग्जांपल्स के साथ में अपनी कॉपीज पर होमवर्क करना है। So students, चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, विच इज मैथ्स ऑफ क्लास 9, जिसमें चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। उसका जो नेम है वो फैक्टराइजेशन। इसका इंट्रो पहले आपको मिल चुका है। इसका मतलब क्या होता है कि फैक्टराइजेशन मींस टू एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन, चाहे वो आपके पास पॉलिनोमियल की टाइप का, जब एक एक्सप्रेशन सिंपल टाइप है, उसको आप फैक्टर्स में प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। फैक्टर्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको आप उसकी राइट करते हैं। तो इसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज पार्ट में तो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स मेंशन है। फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, इट मींस आपके पास फर्स्ट टाइप जो है एक्सप्रेशन की वो इस तरह कहेंगे, मींस कि आपके पास जो फर्स्ट 2 टर्म्स होंगी वो सेम होगी और जो थर्ड टर्म होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और साथ आपके पास के कांस्टेंट कोई मेंशन होगा। तो क्वेश्चन जो आपके पास पार्ट 1 इसमें देखें, x² + 5x + 4 × x² + 5x + 6 - 3। इस
एक्सप्रेशन को कंपेयर करें इस फॉर्म के साथ तो आपको लगेगा वाकई कि इसमें वो चीज मेंशन है। अब देखिए ax + k + bx, x² + bx, यहाँ पे भी x² + 5x ही है और यहाँ पे भी x² + 5x ही है, मतलब सेम टर्म्स आ जाती है दोनों। इसके बाद c एंड d कांस्टेंट टर्म्स वो डिफरेंट है और k कांस्टेंट एंड में भी आपके पास कोई मेंशन है। तो करना क्या होता है, आपको जो सेम आपके पास टर्म्स आती है उनको आप सिंगल टर्म्स के साथ डिनोट करते हो ताकि जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। कॉम्प्लेक्स फॉर्म दी हुई है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करने के लिए आप फर्स्ट टू टर्म्स को सिंगल वेरिएबल के साथ रिप्लेस करते हो। सपोज मैंने क्या किया, x² + 5x को y के इक्वल सपोज किया, देन अब ये जो एक्सप्रेशन था ये किस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे जब y लिखा जाएगा तो y + 4 * y + 6 - 3, तो ये फैक्टर्स बन जाएंगे सिर्फ। अब मिड में साइन मल्टीप्लिकेशन क्या है तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या है कि किसी एक फैक्टर को आप फिक्स कर लेते हो, बाकी फैक्टर्स के हर टर्म्स को 1 by 1 मल्टीप्लाई करवाते हो। तो मैंने y + 6 को फिक्स कर लिया, अब यहाँ से y को मल्टीप्लाई करवाया फर्स्ट y + 6 के साथ, देन नेक्स्ट टर्म जो है वो +4 है तो +4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया और -10 के चलता रहेगा। y * y, y² + 6 * y, 6y + 4 * y, 4y + 6 4s are 24 - 3 as it is। अब जिनकी बेसिस सेम थी उनको हम लोग ऐड कर लेते हैं कोएफिशिएंट्स को, y सेम है, 6 + 4 क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस ये कांस्टेंट भी आपके पास सॉल्व हो जाएंगे, 24 - 3 21 आ जाएगा। अब जो आपके पास एक्सप्रेशन बना है, ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास इक्वालिटी एक्सप्रेशन है और पिछले लेक्चर में आपको बताया था जो आपके पास आ जाती है इक्वालिटी फॉर्म आ जाती है और उसके अंदर जब आपके पास स्केलिंग पॉसिबल ना हो, कॉमन भी ना लिया जा रहा हो, तो आप क्या करते हैं उसमें मिड टर्म ब्रेक की तरफ मूव करते हैं। मिड टर्म ब्रेक में मेंशन है नाम से कि आपने मिड टर्म को स्प्लिट अप करना है। मिड टर्म को स्प्लिट अप करने के लिए आपके पास क्या होता है कि फॉर्म दी हुई होती है ax + bx + c। अब a जो है वो आपके पास लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, इसके बाद जो b है वो आपके पास इस वेरिएबल के साथ का कोएफिशिएंट है और जो c है वो कांस्टेंट है। आपको करना क्या होता है, कोई ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स दे रहे होते हैं दो जिनको प्लस करके या माइनस करके आपको मिड वैल्यू मिलती है विच इज b और मल्टीप्लाई करके उसी पेयर को मिलता चाहिए आपके पास a * c मींस के फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है, जस्ट आपने कोएफिशिएंट्स को रखना है माइंड में। कोएफिशिएंट y के साथ क्या है, कोई भी तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 21 मींस दैट आपके पास a c जो है बन रहा है 21 और जो आपके पास b है वो मिड टर्म का कोएफिशिएंट था व्हिच इज 10, तो आपके पास b इक्वल्स हो गया 10। अब आपको करना क्या होगा, 21 के प्राइम फैक्टर्स बना लें। इजीएस्ट मेथड है 21 के प्राइम फैक्टर्स लेने के लिए आपको एलसीएम लिया, 3 7s are 21 and 7 1s are 7 मींस दैट आपके पास जो दो नंबर आए वो 3 and 7 आए। इन 3 and 7 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 21 मिल चुका है, लेकिन हमने चेक करना है कि आइदर प्लस माइनस करके 10 मिलता है कि नहीं मिलता, तो 3 + 7 क्या जाए तो आपके पास 10 आ जाता है मींस दैट हमें मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस 10 को ब्रेक किया 3 and 7 में और सेकंड थिंग होती है माइंड में कि आपने यहाँ पे साइंस कैसे एडजस्ट करने हैं। इन दोनों टर्म्स के साइन एडजस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, जो साइन मिड टर्म का होता है, मिड टर्म का साइन जो भी होगा वो आप इन दोनों पेयर्स में से बड़ी टर्म के साथ लगाओगे। यहाँ पे साइन मिड टर्म का क्या है पॉजिटिव, तो इन दोनों वैल्यूज में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 7, तो 7 के साथ साइन पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट साइन जो होता है वो मिड टर्म के साइन को कांस्टेंट टर्म के साइन के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, तो वो भी प्लस है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस ही मींस दैट सेकंड टर्म का साइन भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ये साइन आप ऐसे एडजस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, y² + 7y + 3y + 25 मींस दैट आपने मिड टर्म को 2 टर्म्स में स्प्लिट अप कर लिया। अब आप क्या करेंगे कि ग्रुपिंग करेंगे, 4 नंबर ऑफ टर्म्स है तो 2 2 की पेयरिंग होगी, y² + 7y को पेयर कर लेंगे और 3y + 27 को पेयर कर लेंगे। यहाँ से भी क्या चीज कॉमन है, मिस y कॉमन है, y को कॉमन ले लिया, 2 times y का तो 1 टाइम कॉमन, द रिमेनिंग क्या है y प्लस 7y को तो y आपने y कॉमन निकाला, रिमेनिंग 7 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन जा रहा है बिकॉज 3 से मल्टीपल हो 27, 3 कॉमन निकाल दिया प्लस के साथ y + 3 7s are 27। तो अब देखिए यहाँ पे जो फैक्टर है y + 7 दोनों में कॉमन जा रहा है, इससे ये कैसे होता है कि आपने जो मिड टर्म ब्रेक किया है वो बिल्कुल ठीक ही है।
तो ये आप यहाँ पे z भी हो सकता है। अब कॉमन है तो उसको y कॉमन ले लेंगे, तो रिमेनिंग टर्म्स है वो y प्लस 3 एक फैक्टर बना लेंगे। तो आपने यहाँ पे भी टर्म लेकर के इनको सिंप्लीफाइड फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। आपके पास जो क्वेश्चन में था वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स थे, अभी आपके पास जो है वो लीनियर फैक्टर्स आ चुके हैं। लीनियर मींस विद द पावर 1। अब आपने क्या करना है, सिंपल y को जो आपने सपोज किया था वो वैल्यू पुट कर लेंगे। आपने y को क्या सपोज किया था, x² + 5x सपोज किया था। सिंस y = x² + 5x, आपने यहाँ वैल्यू पुट कर ली। y की जगह पे x² + 5x + 7 as it is into x² + 5x + 3, और ये इस क्वेश्चन का फैक्टराइज्ड फॉर्म है। नेक्स्ट आपके पास जो है इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है। इसमें जो है आपके पास पैटर्न जो है चेंज है, फॉर्म चेंज बढ़ रही है एक्सप्रेशन की, और वो फॉर्म मैंने यहाँ पे राइट की है। देखें आप यहाँ पे लिखा हुआ है x + a x + b x + c * x + d, मींस दैट फर्स्ट टर्म जो है वो लीनियर वेरिएबल सेम आएगा, लेकिन जो आपके पास सेकंड टर्म आएगी वो सब की कांस्टेंट चेंज होगी। यहाँ पे भी ऐसे ही है, x सब में सेम है लीनियर वेरिएबल x, और साथ जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट है 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और लास्ट में आपके पास k कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे भी लास्ट में k कांस्टेंट -15 है। तो करना क्या होता है, आपको उससे इन पेयर्स में ऑब्जर्व करना होता है कि किन किन की पेयरिंग पॉसिबल है। यहाँ पे 3 + 2 करूँ तो 5 बनता है, लेकिन यहाँ पे 5 + 4 करूँ तो 9 बनता है, तो मींस दैट ये पेयर आपके पास एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 और 2 की पेयरिंग करूँ और यहाँ पे 4 और 3 करूँ तो बनता है 7, 2 + 5 = 7, 4 + 3 = 7। तो मैंने ऑब्जर्व किया उससे कि 5 + 2 7 एंड 4 + 3 7, तो इनको फिर अरेंज कर लेते हैं इसी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। राइट एक्सप्रेशन एज ऑब्जर्व्ड ग्रुपिंग, तो मैंने इनकी ग्रुपिंग कर ली फर्स्ट एंड लास्ट की, और मिड टर्म्स अगेन एज इट इज। -15 चलता आएगा साथ। अब अगेन यहाँ पे मिड में साइन कोई नहीं, तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन होगी, इन दो को मल्टीप्लाई करें, इन दो को मल्टीप्लाई करें। और मल्टीप्लिकेशन के लिए बता दूं कि आपने क्या करना होता है, किसी एक फैक्टर को फिक्स करना होता है, दूसरे फैक्टर्स के तमाम टर्म्स को 1 by 1 साइंस के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो यहाँ पे x * x + 5 + 2 * x + 5, अगेन यहाँ पे x * x + 4 + 3 * x + 4 -15 as it is। x * x x² + 5x + 2 * x 2x + 2 5 are 10 as is। आपने यहाँ पे भी ऐसे करना है, x * x x² + 4 * x 4x + 3x + 3 4s are 12 -15 as it is। अब जिनकी बेसिस सेम थी उनकी कोएफिशिएंट्स को सॉल्व कर लें। यहाँ पे ये दो x के साथ है, यहाँ पे ये दो x के साथ है, तो 5 + 2 7x, यहाँ पे 4 + 3 7x, बाकी टर्म्स एफ साइन आपके पास। अब जो फॉर्म बनी है वो इस क्वेश्चन से रिलेट कर रही है। अगेन आपके पास जो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं इनमें फर्स्ट 2 टर्म्स सेम आ रही है, फर्स्ट 2 टर्म्स दोनों की सेम है। और अभी इससे कैसे हुआ कि आपने क्यों पेयरिंग की थी, आपने पेयरिंग इसीलिए की थी कि आपके पास जो फैक्टर्स मिले आपको, जो एक्सप्रेशन मिले उसमें फर्स्ट 2 टर्म्स सेम हो जाए, और उनको आप एज्यूम कर लो किसी और वेरिएबल से, तो सिंपलीफाई हो जाना इजी हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे x² + 7x को एज्यूम करवाया किसी और वेरिएबल से, वो क्या था y, कुछ भी ले सकते हैं, m n p यूज होगी, तो y से एज्यूम करवाया। तो अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा y + 10 * y + 12 -15 सिंस y = x² + 7। नेक्स्ट वन, अब अगेन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए दोनों फैक्टर्स इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, y + 10 को y + 12 के साथ, y + 12 के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल y को, देन +10 को नेक्स्ट के साथ -15। अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए पैटर्न बनाया। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, y * y y² plus y into 12 12y plus 10 into y 10y plus 10 into 12 120 minus 15 as it is। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जिनकी बेसिस सेम थी उनको सॉल्व कर लेते हैं। y की बेस सेम है 10 plus 12 22, और यहाँ पे कांस्टेंट्स भी सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 120 minus 15 115, और साइन आएगा वो बड़ी टर्म का आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अभी जो आपको फॉर्म दी हुई है, अगेन ये फॉर्म जो आ चुकी है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है, और इसमें आपके पास स्केलिंग भी पॉसिबल नहीं है, बी टर्म की मतलब सेकंड टर्म की स्केलिंग पॉसिबल नहीं है, और ना ही कोई चीज कॉमन आ रही है, तो आप मूव करेंगे अगेन मिड टर्म ब्रेक मेथड पे। मिड टर्म ब्रेक मेथड पे जैसे बताया था पहले कि आपको क्या आपने मिड टर्म को स्प्लिट अप करना होता है। मिड टर्म यहाँ पे क्या है आपके पास 22
और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीपल लेके आना होता है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपके पास 1 × 115 आपके पास 115 आ जाएगा। और कोई ऐसे दो नंबर लेके आते हैं जिनको प्लस माइनस करके आपको मिड वैल्यू मिले विच इज b, और जो आपके पास और b यहाँ पे क्या है 22, और फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके आपके पास इन्हीं दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास मिले AC which is 150। तो 115 को आप फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करोगे प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इनका एलसीएम लिया, और एलसीएम मेरे पास तो आपके पास फैक्टर्स आए वो 3 × 5 × 7 में 3 मल्टीप्लाइज आ चुके। अब यहाँ पे तो 3 टर्म्स है, हालांकि हमें मिड टर्म ब्रेक के अंदर जस्ट 2 पार्ट लेने होते हैं, 2 टर्म्स लेने होते हैं, तो इनको मैं कन्वर्ट करूंगी 2 में, ग्रुपिंग करके किसी भी दो की एक फॉर्म बना दूंगी उसकी, तो वो आपने खुद पहले एडजस्ट करनी होती है सोच के कि यहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल है। तो अगर मैं करूँ फर्स्ट एंड लास्ट को 3 × 7 3 7 21 बनता है, 21 में अगर मैं 5 को करूँ ऐड तो बनता है 26, और अगर इसी को करूँ सब्ट्रैक्ट 21 - 5 तो मेरे पास आ जाता है जी 1 रिमेनिंग इज 4, तो 16 आ जाता होता है ना। तो 16 आपके पास मिड टर्म है और ना ही आपके पास 26 मिड टर्म है, मींस दैट फर्स्ट एंड लास्ट जो आपने पेड किया ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं। अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड को पेड करती हूँ वो क्या है 3 × 5 3 5 15 होता है, और जो आपके पास लास्ट है वो आपके पास 7 है। 7 में 15 को किया जाए ऐड तो मेरे पास आ जाता है 22, और 22 ही आपके पास मिड टर्म है, और मल्टीप्लाई इसको आपको पता ऑलरेडी मिल जाता होता है 115। तो मींस दैट जो मैं पेयर लूंगी दो टर्म्स का वो 15 and 7 का लूंगी। अब आपने साइन एडजस्ट कर लिया, साइन जो बताया था आपको कि मिड टर्म का जो साइन होगा वही इन दो पेयर्स की बड़ी वैल्यू का साइन होगा। तो बड़ी वैल्यू कौन सी इन दोनों में से 15, तो साइन यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और नेक्स्ट साइन कैसे लगाते हैं इन दो साइंस को मल्टीप्लाई करके, इन दो को मिड टर्म के साइन को कांस्टेंट टर्म के साइन के साथ मल्टीप्लाई करके एडजस्ट किया जाता है। वो क्या हो गया प्लस प्लस प्लस, मींस दोनों टर्म्स के साइन होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया 22 को ब्रेक कर लिया, स्प्लिट कर लिया दो पार्ट्स में, y² प्लस 15y प्लस 7y प्लस 115, और y क्यों, क्योंकि y जो है वो इसमें वेरिएबल यूज हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास यहाँ पे 4 नंबर ऑफ टर्म्स आ चुकी है, इनको ग्रुप कर लेंगे 2 टर्म्स में, ये 2 और ये 2 टर्म्स हो गए। यहाँ से y आप कॉमन ले लोगे, रिमेनिंग इज y प्लस 15, बिकॉज y आपने कॉमन ले लिया था। यहाँ पे 7 प्लस 7 y प्लस 7 × 15 150। अब अगेन यहाँ पे आप चेक कर लेंगे दोनों फैक्टर्स जो है वो सेम है, अगर फैक्टर्स दोनों सेम आ जाए तो मींस दैट बीटा ब्रेक के जो पेड़ है वो आपने करेक्ट लिया। अब यहाँ पे दोनों कॉमन आ चुके हैं, कॉमन ले लिया यहाँ से, और रिमेनिंग जो है आपके y प्लस 7, ये दो फैक्टर्स आ चुके। अब y को जो आपने सपोज किया था वो रियल वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो पुट की हमने y की वैल्यू सिंस y क्या था x² प्लस 7x, तो आपने पुट कर लिया y की जगह पे x² प्लस 7x प्लस 15 एज इट इज इनटू x² प्लस 7x प्लस 7, दिस इज योर आंसर। और आपकी डायरी क्या है जी, आपने इसी क्वेश्चन के आल पार्ट्स पे प्रैक्टिस करना है, और नीट रजिस्टर्स पे भी आपने करने हैं, और आज की क्लास यहाँ पे फिनिश होती है, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह टुमारो, और तब तक के लिए हाफिज़। जी नेक्स्ट हमारी क्लास है केमिस्ट्री की। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 टॉपिक मोलैरिटी करेंगे। मोलैरिटी पे जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से शो करती हूँ कि मोलैरिटी को डिफाइन करने से पहले कि मोलैरिटी होती क्या है। एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक बॉटल है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की, तो उसमें आपने देखा होगा उसके लेबल पे लिखा होता है कि 98% H2SO4 by mass and also 18 molarity H2SO4। अब वो कह रहे हैं कि 18 molarity H2SO4 का मतलब क्या है, यानी कि उसमें 18 molarity H2SO4 का मीनिंग क्या है। अब वो कहता है कि इसका मीनिंग ये है कि जो आपके पास 18 molarity 18 moles of H2SO4, यानी कि 18 moles of H2SO4
solution. क्लियर? अब मोलैरिटी का 18 मोलैरिटी का क्या मतलब है? 18 मोल्स ऑफ H2SO4 in each decimeter cube of solution. अब मोलैरिटी है क्या? यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved per decimeter cube of solution, कि जो आपके पास नंबर्स ऑफ मोल्स होते हैं solute के, वो कितने हर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितने डिसॉल्व हो रहे हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे, फार्मूला हमारे पास क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का जो तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स आपको डायरेक्ट भी दिए जा सकते हैं और आपके पास ये भी हो सकता है कि कोई भी सब्सटेंस दिया होगा, उसमें से आपने सबसे पहले उसका मे भी मैस दिया हुआ है या नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे, आपने डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लिख लेने। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए, सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है? मैस दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपने इसके मैस को यूटिलाइज करते हुए उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपके पास क्या फार्मूला होता है? मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। अब मैस ऑफ सब्सटेंस आपके पास, आपको मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे आप लोग नंबर ऑफ मोल्स लिख लोगे और यहाँ पे आपने जो वॉल्यूम दिया होगा वो आपने मेंशन करना है, डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास क्या आ जाएगी? मोलैरिटी है। इसके लिए आप पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 138 पे एग्जांपल देखें। आपके पास है कि यूरिया है, यूरिया का फार्मूला आपके पास क्या होता है? NH2 होल ट्वाइस CO। ये आपके पास क्या है? यूरिया है। क्लियर? अब वो कह रहे हैं इज अ वाइट सॉलिड यूज्ड एज फर्टिलाइजर एंड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक। A solution contain 40 ग्राम यूरिया dissolved in 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है? इस एग्जांपल में वो कह रहे हैं कि मैस ऑफ यूरिया, मैस ऑफ यूरिया में कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम दिया हुआ है। क्लियर? और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इसमें नहीं है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि नंबर ऑफ मोल्स, उसके लिए सबसे पहले मोलर मैस आप फाइंड आउट करोगे। मोलर मैस ऑफ यूरिया, मोलर मैस ऑफ यूरिया के लिए आपके पास क्या है? NH2 होल ट्वाइस CO। अब आपके पास इस फार्मूले को आप ओपन करके भी लिख सकते हो, NH2 CO NH2। आप लोगों ने फार्मूले में जो है मोलर मैस निकालना है। आपके पास नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है? 14। एटॉमिक मैस नाइट्रोजन का आपके पास 14 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना
ग्राम है और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस आपको कितना गिवन है 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। क्लियर? ग्राम ग्राम से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 40 को आप 60 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.667 मोल्स आ जाएंगे। ये है जी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। अब मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करना है कर लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। इसको पहले हम क्या करेंगे हमारे पास जो वॉल्यूम है वो किसमें डेसीमीटर क्यूब में हम इसे कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब में। बाय कन्वर्टिंग सेंटीमीटर क्यूब इनटू डेसीमीटर क्यूब। इसको सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं कि 500 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। तो आपके पास आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। अब मोलैरिटी के लिए आपके पास क्या है मोल्स ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपके पास क्या है मोल्स divided by decimeter cube of solution। अब मोल्स ऑफ फ्लूइड आपके पास कितने आ रहे हैं 0.667 मोल। डिवाइडेड बाय